Hello everyone, I am Radha Pandey. Once again we are going to learn the chapter of class 12th physics that is ray optics. आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली पावर होगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हेडिंग भी लगा रखा है, मिरर के पावर के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रफ आइडिया देना चाहती हूँ कि पावर का मतलब क्या होता होगा। समझो जरा, क्या आप पावर का मतलब नहीं कह सकते कि कैपेबिलिटीज, एबिलिटी, स्ट्रेंथ के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो मैं आपसे बोलूं कि मैं मेरे मेरे पास एबिलिटी है, मेरे पास कैपेबिलिटीज है कि मैं आपको 10 घंटे पढ़ा सकती हूँ। मतलब कहीं ना कहीं मैं अपने स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पर भी मिरर के स्ट्रेंथ के बारे में बात होता है, लेकिन कौन से तरह का स्ट्रेंथ मैम, कैसा स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली ये भी एक क्वेश्चन है। तो मिरर लाइट को कितना बढ़िया बेंड करा सकता है, कितना बढ़िया डेविएट करा सकता है उसके पाथ से, जो भी लाइट उससे टकराएगी उसको कितना अच्छा वो मोड़ देगा, इस स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करते हैं। आप समझ पाए पावर का यहाँ पर क्या मतलब है? तो अगर हम इसका डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो हम क्या कह सकते हैं, और मैं यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखते चलती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि एबिलिटी एबिलिटी ऑफ मिरर टू बेंड द और टू डेविएट द, ये भी हो सकता है, लाइट रेज, टू बेंड द लाइट रेज स्ट्राइकिंग फ्रॉम इट, जो उससे टकराएंगी उन लाइट को कितना अच्छा कोई मिरर मोड़ सकता है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो मैंने लिख दिया एबिलिटी ऑफ अ मिरर टू बेंड द लाइट रेज स्ट्राइकिंग फ्रॉम इट। क्लियर है क्या? ओके चलो, अब आपको मैं धीरे धीरे समझाती हूँ, समझ में आएगा आपको, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि पावर होता क्या चीज है। लेकिन उसके पहले पहले पावर को अगर थोड़ा सा आप मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन अगर उसको करने की कोशिश करोगे, उसका फॉर्मूला आप देखोगे तो उसका फॉर्मूला होता है, पावर को पहले तो आप पी से दिखाते हो, ठीक है, और इसका यूनिट जो होता है वो डायोप्टर होता है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, इसका जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, इसका सिंबल जो होता है वो डी होता है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला होता है माइनस टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब माइनस टाइम्स ऑफ 1/f, ठीक है। ये आपके पावर का फॉर्मूला हो जाता है। अब आप यहां पर समझो, जो आपका पावर है, ठीक है, अगर ये पावर पावर नहीं, फोकल लेंथ, अगर ये फोकल लेंथ आपका मीटर में रहा, किसमें रहा ये फोकल लेंथ, मीटर में, तो उस केस में आपका यहाँ जो पावर होगा उसका फॉर्मूला होगा -1/f, जहाँ पे आपका फोकल लेंथ मीटर में नजर आएगा। जबकि अगर यही फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में अवेलेबल हो जाए, तो चूंकि ये एसआई यूनिट है तो आपको फोकल लेंथ को भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में पावर इज इक्वल्स टू -100/f, जहां पर आप f को सेंटीमीटर में लिख सकते हो। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, सही है। इस फोकल लेंथ को आपने सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए आपने 1/100 किया होगा, वही 100 ऊपर चला गया है। समझ पा रहे हो बात को? तो अल्टीमेटली ये आपको एक छोटा सा फॉर्मुलेशन था जो कि मैंने समझा दिया है। क्लियर है क्या? चलो अब कुछ और बातें थोड़ी सी करते हैं पावर में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो मिरर हैं उनके पावर को डिस्कस करते हैं। आओ, डिफरेंट डिफरेंट तरह के कौन कौन से मिरर है भाई? तो हमने 3 मिरर देखे हैं, ठीक है। डेफिनेटली 2 तरह के मिरर होते हैं, एक होता है प्लेन और एक होता है आपका कर्व मिरर। लेकिन कर्व मिरर में भी 2 तरह का मिरर होता है, तो मैं कुल मिला जुला के 3 टाइप ऑफ मिरर यहाँ पर लिख रही हूँ। देखना जरा, हमारे पास 3 तरह के मिरर है। पहला जो मिरर है हमारे पास वो है आपका प्लेन मिरर, ठीक है। पहला मिरर जो है वो है प्लेन मिरर। दूसरा कौन सा मिरर हो जाएगा आपका? कॉनकेव मिरर। और जो तीसरा मिरर है वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो ध्यान से समझना आप, प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो होता है इन्फिनिटी, है ना। और 1/infinity किसी भी चीज को लोगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। मतलब प्लेन मिरर का जो पावर होता है वो 0 होता है। क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्लेन मिरर के पास एबिलिटी ही नहीं होता है कि वो लाइट को बेंड करा सके। बात समझ में आई आपको? प्लेन मिरर लाइट को बेंड कराने की एबिलिटी नहीं रखता, जबकि स्फेरिकल मिरर ये काम कर सकता है। आप जरा देखना स्फेरिकल मिरर की स्टोरी क्या है। अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। आपका जो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब लेस देन 0 वैल्यू होता है उसका, ठीक है। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो आप मुझे सोचकर बताओ
कि उस केस में जो पावर होगा, क्योंकि फॉर्मूला में ऑलरेडी नेगेटिव है, तो फोकल लेंथ अगर आप नेगेटिव लोगे तो पावर कैसा हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, है ना। मतलब उस केस में पावर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है क्या? चलो, वही अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो फोकल लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है। सही है क्या? अब उस केस में अगर तुम पावर निकालोगे तो पावर का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, मतलब आपका जो पावर है वो लेस देन 0 हो जाएगा। सही बात है। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में पावर जो होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, और नॉन जीरो है इसका मतलब कुछ ना कुछ उनके अंदर एबिलिटी है लाइट को बेंड करने की। सही है। चलो, अब यहाँ से कुछ चीजें और कुछ रिजल्ट्स हैं उनको देखो जरा, और मैं प्रूफ करती हूँ कि किस तरीके से प्लेन मिरर में एबिलिटी नहीं होता है और किस तरीके से आपके जो ये स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होता है, जो कर्व मिरर्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होता है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले उस टॉपिक को समझाने से पहले एक और चीज जो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। जरा ध्यान से देखो कि अगर किसी मिरर का फोकल लेंथ जितना छोटा होगा, ठीक है, उसके पावर का वैल्यू उतना बड़ा होगा, क्योंकि फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे से रेसिप्रोकल रिलेशन में है ना, इनवर्स रिलेशन में है। तो फोकल लेंथ जितना छोटा होगा पावर की वैल्यू क्या होगी, उतनी बड़ी होगी। और पावर का वैल्यू बड़ा मतलब एबिलिटीज ज्यादा, मतलब मिरर के अंदर लाइट को बेंड करने की एबिलिटी क्या हो गई है, ज्यादा होगा। मतलब है कि मिरर जितना छोटा होगा, आप छोटे मिरर की बात कर रहे हैं मतलब आप रेडियस छोटा ले रहे हैं, रेडियस जितना छोटा लेंगे, मिरर जितना छोटा लेंगे उतना छोटा उसका रेडियस होगा, उतना छोटा उसका फोकल लेंथ होगा, और जितना छोटा फोकल लेंथ होगा उसका पावर लाइट को बेंड करने का उतना ज्यादा होगा। क्लियर है क्या ये बात? और बिल्कुल इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। मतलब अगर आप मिरर को बड़े फोकल लेंथ का लेते हैं, कोई लार्ज फोकल लेंथ का अगर आप मिरर लेते हैं, मतलब बहुत बड़ा मिरर आप लेते हैं जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा है, तो उस केस में उसका पावर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब वो लाइट को बेंड नहीं करा सकती है। अब इस बात को थोड़ा समझो, बड़े फोकल लेंथ का अगर आप एक मिरर ले रहे हो तो अल्टीमेटली आप फोकल लेंथ की वैल्यू को इन्फिनिटी की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप तो प्लेन मिरर ही बनाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आप समझ के देखो कि अगर आप एक लार्ज फोकल लेंथ का कोई स्फेरिकल मिरर लोगे तो उस केस में वहां पर वो अल्टीमेटली कुछ और नहीं प्लेन मिरर के जैसा ही बनते चला जा रहा है। अगर और इसके साइज को आप बड़ा बनाते हो तो अल्टीमेटली वो प्लेन मिरर की तरफ कन्वर्ट होता चला जा रहा है, और प्लेन मिरर के पास लाइट को बेंड करने की एबिलिटी नहीं होती है। और आप ये बात समझते हो कि अगर एक बहुत बड़ा मिरर आप लोगे तो उसका ये वाला हिस्सा ऑलमोस्ट प्लेन नजर आएगा। सही है क्या? इन कंपैरिजन टू एक छोटे से मिरर के, है ना, उसका ये वाला हिस्सा आपको ज्यादा बेंड होगा, कर्व होगा। समझ पा रहे हो? तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। एक और आपको मैं बात बताती हूँ, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसका मैं एग्जाम्पल प्रूफ देती हूँ कि किस तरीके से प्लेन मिरर लाइट को बेंड नहीं करा पाता, जबकि वहीं आपका जो स्फेरिकल मिरर है उस लाइट को बेंड करा सकता है। याद करो वो केस जिसमें आप प्लेन मिरर लेते थे और आपका जो प्लेन मिरर था उस पर आपने पैरेलल रेज डाल रखा था। ठीक है, जब आप प्लेन मिरर पर पैरेलल रेज डालते हैं तो उस केस में सारी की सारी रेज अपने ही पाथ पे रिट्रेस कर जाती हैं, अपने ही पाथ पे बाउंस बैक हो जाती हैं, लौट जाती हैं। सही है। लेकिन अगर यही सेम पैरेलल रेज अगर आप किसी कॉनकेव मिरर पर डालोगे तो उस केस में आपका ये कहानी नहीं होगा। वहां पर ये जो पैरेलल रेज हैं ये किसी एक पॉइंट पर क्या कर जाएंगी, मीट कर जाएंगी सारी की सारी, और वो पॉइंट को आप फोकस बुला लेते हो। पढ़ा था क्या आपने? तो आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर जो है वो क्या कर रहा है, लाइट को बेंड कर दे रहा है, लाइट को क्या कर दे रहा है, ये डेविएट कर दे रहा है उसकी पाथ से। यही सेम चीज कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये देखो आपने लाइट को फिर से डाल दिया, ठीक है, आपने लाइट को डाला, तो आप लाइट को जब यहाँ पर डालते हो तो यहाँ भी जो आपका लाइट है ये अपने पाथ से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है, और कुछ इस तरीके से ये लाइट फैल जाता है। ठीक है, और इसको भी आप पीछे की तरफ मिलाते हो तो यहाँ पर फोकल लेंथ इस मिरर का मिल जाता है। अल्टीमेटली लाइट बेंड हो रहा है, ये देखो लाइट यहाँ आया और इस तरफ से बेंड हो गया, मुड़ गया। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि पैरेलल रेज जब प्लेन मिरर के केस में आपने देखा तो वहां पर लाइट आपको बेंड नहीं हुई, लाइट जो है अपने पाथ पर लौट गई, डेविएट नहीं हुई अपने पाथ से। जबकि जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर है उस केस में जो आपकी लाइट है वो क्या कर गई, बेंड कर गई। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं, मतलब इस प्रॉपर्टी की वजह से हमको काफी सारे फायदे हो जाते हैं, बहुत सारा इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या एप्लीकेशन है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में आप देख सकते हैं कि जब लाइट इस तरह से आती है तो लाइट कुछ इस तरह से फैल जाती है, जिससे क्या होता है फायदा कि यहाँ पर जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है, देखना जरा ध्यान से, यहाँ जो फील्ड ऑफ व्यू है, आप देखो लाइट जितनी दूर तक गया है ना, लाइट जितनी दूर तक मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा उतनी दूर तक की चीजें आपको आसानी से नजर आ जाएंगी। ठीक है, उतनी दूर तक की चीजों को आप देख सकते हो। इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा हो चुका है, समझ पा रहे हो बात को। और इसकी वजह से ही हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को एज अ रेयर व्यू मिरर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अपनी गाड़ी के साइड में जो मिरर लगाते हैं, साइड व्यू मिरर, वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। क्लियर हुआ ये बात? वैसे मैं रेयर आपका जो ये फील्ड ऑफ व्यू है इसका अलग से क्लास भी बनाऊंगी, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको कराऊंगी, लेकिन आई थिंक आपको ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। वहीं मैं अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर लाइट को क्या कर रहा है, देखो कन्वर्ज कर रहा है। इसके लाइट के डाइवर्ज करने के चलते इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा बना, और इसीलिए हमने क्या किया, हमने इसको साइड मिरर के तौर पर इस्तेमाल किया, ताकि हम पीछे के दूर तक के डिस्टेंसेस में जो आपके गाड़ी मतलब जो व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स को हम अपने साइड व्यू मिरर में देख पाए और हम एक्सीडेंट से बच सके। सही बात है। उसी तरीके से अगर मैं कॉन्केव मिरर की बात करूं, ये क्या कर रहा है, सारे लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। मतलब आप सोचो लाइट क्या प्रोवाइड करता है, लाइट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर ये सारे लाइट रेस किसी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे तो अल्टीमेटली उस पॉइंट का एनर्जी बढ़ जाएगा। अब आपने सोलर कुकर का नाम सुना होगा, ठीक है। सोलर कुकर के भीतर जो वहां पर ग्लास यूज किया जाता है, मतलब वहां जो ग्लास यूज करते हैं वो कॉन्केव मिरर होता है, जिससे क्या फायदा होता है कि जो भी सनलाइट से आने वाली पैरेलल रेस है, सनलाइट आपका जो है आने वाली जो रेस होती है उसको हम लोग मानते हैं कि इन्फिनिटी से आ रही है वो रेस, तो अल्टीमेटली सारे इन्फिनिटी से आने वाली रेस मैंने आपको पीछे ही बताया कि पैरेलल रेस मानी जाती है। तो जो पैरेलल रेस होंगी वो सब की सब किसी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, जिससे वहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, और मेरे लिए जो खाना पकाने का काम है वो आसान हो जाएगा, मेरे लिए ज्यादा एनर्जी एक पॉइंट पे अवेलेबल हो सकेगा। तो ये आप देख सकते हो कि कॉन्केव मिरर का एप्लीकेशन आप किस तरीके से सोलर कुकर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो। और एक चीज समझना, कॉन्केव मिरर एक और काम करता है, जैसे साइड व्यू मिरर है तो वहां पे हम कॉन्केव मिरर क्यों नहीं यूज कर लेते, क्यों हम रेयर व्यू मिरर के तौर पे हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर को ही यूज करते हैं। तो एक तो आपको बताया कि फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कॉन्केव मिरर, क्योंकि कॉन्केव मिरर में आप देख रहे हो लाइट एक ही जगह पे मर्ज करा दिया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर में लाइट फैल जाती है, तो फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज कर जाता है, आप दूर तक की चीजों को आसानी से देख पाते हैं। दूसरा कि कॉन्केव मिरर के केस में आप अगर देखोगे तो वहां पर जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप रियल ऑब्जेक्ट ले रहे हो, रियल ऑब्जेक्ट ही चूंकि हमारे पास रहता है, तो रियल ऑब्जेक्ट आप जो लेते हो वो पहले तो फोकस के भीतर होना चाहिए, और उस रियल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है, और वो वर्चुअल इमेज काफी मैग्नीफाइड इमेज होता है, जिससे आपका जो रेयर व्यू मिरर के तौर पे जब आप कनकेव मिरर लोगे तो उसमें जो आपकी गाड़ी के पीछे जो गाड़ियां होंगी उनका जो इमेज होगा वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके मिरर के भीतर कोई एक गाड़ी का भी प्रॉपर इमेज नहीं बन सकेगा। समझ रहे हो? जबकि कन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता, वहां पर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है, वो वर्चुअल इमेज डिमिनिस्ड होता है, छोटा होता है, जिससे आप अपनी रेयर व्यू मिरर में काफी सारी गाड़ियों के इमेज को आसानी से देख पाते हैं। उस छोटे से मिरर में काफी दूर तक की चीजें बहुत आसानी से फिट हो जाती हैं और आप आसानी से उनको देख भी पाते हैं। तो ये भी एक वजह है कि हम वहां पे कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं साइड मिरर के तौर पे, कॉन्केव मिरर को यूज नहीं करते हैं। तो आपको एक और बात समझ में आई कि कॉन्केव मिरर क्या करता है, किसी भी इमेज को क्या कर देता है, वो मैग्नीफाइड कर देता है। अगर फोकल लेंथ के भीतर में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो मतलब मिरर के जो पोल है, पोल से और फोकल लेंथ के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो उसकी इमेज वर्चुअल भी बनाएगा, मतलब सीधा इमेज रहेगा, साथ में मैग्नीफाइड भी होगा। यही एक वजह है कि कॉन्केव मिरर को हम लोग सेविंग मिरर और मेकअप मिरर के तौर पे यूज करते हैं। अब आप समझ सकते हैं, अगर एक ब्राइड को तैयार होना है पार्लर के अंदर, ब्यूटी पार्लर के अंदर हम लोग उसको मेकअप मिरर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत प्रिसाइज आप उसका जो है मेकअप कर सकते हैं इस मिरर के वजह से, क्योंकि बहुत आपको जो इमेज होता है उसको मैग्नीफाइड करके दिखाता है, फेस को मैग्नीफाई करके दिखाता है, तो बहुत आसानी से तैयार होने में मदद मिलती है। तो दैट्स वाई आप वहां पर कॉन्केव मिरर को यूज करते हैं। क्लियर है क्या?
तो ये सारे जो पॉइंट्स थे ये मैंने आपको पावर और की बेसिस पे बताया, साथ में मैंने आपको बता दिया कि इस लाइट के बेंड करने की एबिलिटी से हमको कितने सारे फायदे होते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। एक क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक पर पावर का, ठीक है, तो और करके देखते हैं कि पावर के फॉर्मूला को हम लगा कैसे पाते हैं, ठीक है। तो आइए जरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, आओ जरा इस क्वेश्चन को करते हैं, शुरू करें। देखना क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमसे पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्फेरिकल मिरर से 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, मतलब आपके पास कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर, और आपको पता है सब मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं है हमको। अलोंग द सेंट्रल एक्सिस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन इज 1/2। इसका मतलब है कि आपके पास मैग्निफिकेशन का एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड है आपके पास मैग्निफिकेशन का कितना, 1/2 है, सही है। क्वेश्चन में लिखा है कि इमेज जो यहाँ पर बन रहा है वो इन्वर्टेड है। अब देखो इमेज अगर इन्वर्टेड है, ध्यान से सुनना, अगर इमेज, क्वेश्चन कह रहा है कि इमेज अगर इन्वर्टेड है तो तुम बताओ इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या होता है कि ये इमेज रियल भी होगा, सही है। और तुम बताओ अगर इमेज रियल है, तुमको मैंने कहा था जब तक क्वेश्चन में खुद से ना लिखे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तब तक तुमको उसको रियल ही मानना होता है। तो ये यू जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड भले ही मैंने 40 लिखा है पर एक्चुअली ये रियल ऑब्जेक्ट है, तो ये -40 लिखा हुआ है, सही है। और इमेज अगर रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है मतलब कि ये कहीं ना कहीं कॉन्केव मिरर है, समझ रहे हो बात को। अगर रियल इमेज बन रहा है रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, ये कॉन्केव मिरर है। इतनी बातें तो समझ में आ गई है, कोई दिक्कत क्या? ओके। और इसका मतलब है कि एक और यहां से मुझे कंक्लूजन समझ में आया कि इसका मतलब है कि u एंड v बोथ आर नेगेटिव, दोनों के दोनों वैल्यूज जो होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। अब ध्यान से देखना, मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ m, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1/2 लिखा है और इसका फॉर्मूला HI/HO या v अपॉन में u भी हो सकता है, क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना तो साइन वाइन तो लेंगे नहीं, तो v अपॉन में u भी हो सकता है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इसको आपस में इसका रिलेशन निकालते हो तो कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ u अपॉन में 2 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। चलो तो यहां से मुझे v का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना मिल जाएगा, 40/2, मैं साइन नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चूंकि मुझे पता है कि ये सारी वैल्यूज मतलब u और v दोनों की दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि v इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। सही बात है क्या? समझ में आया कैसे कैसे किया मैंने? क्वेश्चन के अंदर जो डेटा था उससे मैंने कुछ कुछ बातें निकाली। इमेज इन्वर्टेड यहाँ पे लिखा है, इन्वर्टेड इमेज मतलब रियल इमेज होता है। क्वेश्चन के अंदर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आपको पता है, क्वेश्चन के अंदर रियल ऑब्जेक्ट की बात होती है, तो रियल ऑब्जेक्ट आपने ले लिया। इमेज इन्वर्टेड है मतलब इमेज भी रियल है, और रियल है तो v भी नेगेटिव होगा। फिर मैंने मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू दी हुई थी, उस मैग्नीट्यूड उसकी दी हुई थी, उससे मैंने उठा के v अपॉन यू को वहां से रिलेशन निकाल दिया। या तो v u के टर्म्स में निकाल लो या u को v के टर्म्स में निकाल लो, मैंने पीछे वाली क्लास में भी कहा था। चूंकि यहाँ पर u का वैल्यू गिवन है इसलिए मैंने v की वैल्यू निकाल दी, तो मुझे v और u दोनों मिल चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में करना क्या है, पावर निकालना है, मतलब फोकल लेंथ पता करना पड़ेगा। अच्छा फोकल लेंथ पता करते हैं मिरर फॉर्मूला से, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। 1/v की जगह क्या लिख लोगे, -20 है ना, यहाँ पे प्लस माइनस को मैं माइनस सीधे कर देती हूँ, 1 अपॉन में 40 इज इक्वल्स टू, यहाँ का साइन नहीं लेना है, पता चल चुका है कि कॉनकेव मिरर है। कहा था ना कि मालूम चल भी जाए तब भी साइन नहीं लेना होता है, क्योंकि अगर आप साइन जो डेटा गिवन है अगर उसका साइन लिए हो तो जो भी निकालना है वो साइन के साथ खुद पे खुद चला आएगा। तो देखना जरा 1 अपॉन एफ कर दिया है, अब बताओ सॉल्व कैसे करोगे। 1/f इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे यहाँ पे, 20 इंटू 40, सही है, -40 -20, तो आपका f इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 इंटू 40 और ऊपर में क्या हो जाएगा -60। कोई प्रॉब्लम है? चलो इस जीरो को इससे खत्म कर दो, इसको 2 कर दो और इसको 3 कर दो, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएगा -40 अपॉन में 3, ठीक है। और देख लो आपका फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव आ भी गया है, कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, है ना। तो -40 अपॉन में 3 आ गया है। अब यहाँ पर पावर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे पावर? पावर का फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, मैं इसको साफ कर देती हूँ, ठीक है, या फिर इसको साफ कर देती हूँ। पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा था, ठीक है। बताओ जरा क्या होगा पावर का फॉर्मूला। फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में हो तो -100 अपॉन में एफ करना होता है, तो -100 अपॉन में एफ का वैल्यू, ठीक है, कितना हो जाएगा, नेगेटिव आपका फोकल लेंथ है तो -40 और ऊपर में 3 चला गया, ठीक है। अब इसको कटा पिटा दो तो वैल्यू हो जाएगी कितनी, 30/4,
4 है ना, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, पॉजिटिव आपका हो गया, तो -30/4 जो कि कितना हो जाएगा ये 7.5 के करीब में ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, +7.5 और इसका यूनिट लिख दो डायोप्टर, तो ये आपका पावर का वैल्यू आ गया है +7.5 डायोप्टर। क्लियर है क्या? तो ये हमने एक क्वेश्चन इस पर कर लिया ताकि आपको एक थोड़ा सा क्वेश्चन का अब समझ आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर हम लोग वहां पे मिरर के फील्ड ऑफ व्यू के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू।